हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज एक नया वीडियो लेकर मैं फिर से आपके समक्ष रूबरू हूँ और ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। और आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी कि मूल अधिकार जिनका विवरण जो है संविधान में किया गया है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? मूल अधिकार, है ना। सभी अपने अधिकारों की बात करता है। देखिए, अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं। परंतु यहाँ पे हम उसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे कि मौलिक क्या होता है, कानूनी क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना के आपको विस्तार से बताएंगे। परंतु आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। आप सभी ने अपने गांव में या इधर उधर जाते हुए जब कभी भी बात कर किससे करते हैं, किसी विषय को लेके चर्चा करते हैं, तो आप ने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि ये मेरा अधिकार है। ठीक है, और वो अधिकार होता क्या है वो ही हम आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। तो बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ओके, मौलिक मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान में व्यक्तियों के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, समानता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए ये कितने प्रकार के ये इसका हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद में। ठीक है, एक बात यहाँ पे देखिए दोस्तों, जरूरी है, जो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके काफी काम आ जाए। ये जो भाग 3 है इसे मैग्ना कार्टा का नाम भी दिया गया है। अब आप सोचेंगे मैग्ना कार्टा ये क्या चीज है? मैग्ना कार्टा इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये है अंग्रेजों की उत्पत्ति, उनकी देन। ठीक है, हुआ क्या था, अंग्रेजों ने कुछ मजदूरों को अपने देश में अधिकार दे दिए थे। जो स्लेवरी सिस्टम था, जो दास प्रथा थी, अंग्रेजों ने क्या किया, उन मजदूरों को कुछ अधिकार दे दिए और जिन अधिकारों का वर्णन किया गया था वो मैग्ना कार्टा में किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी भारत में भी जो भारतीय संविधान है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उस भाग 3 जो है उसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इसका अगर हम वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन है। अब थोड़ी सी बैक जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ये है कितने मौलिक अधिकारों की बात करें, संख्या में कितने हैं। पहले थे 7, अब है 6। अब जब पहले 7 थे तो अब कौन सा हटाया गया, ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है। संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। आपको बता दें 1978 से पहले 44 जो अमेंडमेंट हुआ है उससे पहले जो है संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितनी ही संपत्ति अपने पास रख सकता था। परंतु अब जो इसमें अमेंडमेंट कर दी गई है 1978 में, ये क्वेश्चन भी आता है कि मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया है, तो वो आएगा 44 जो 44वां संवैधानिक संशोधन है 1978 में हुआ था, उसके तहत जो है मौलिक अधिकार को अब हटा दिया गया है मूल अधिकारों से, यानी कि मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये अब कितने हमारे पास 6 है जो मौलिक अधिकार है, उनकी उनके नंबर्स कितने हैं हमारे पास, मतलब कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 बात करें हम समानता की बात। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है समानता, और इसका विवरण जो है संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किया गया है। और उसके बाद हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो इसका विवरण जो है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। नंबर 3 पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका है 23 और 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो इस प्रकार से इसका विवरण जो है 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार की बात करें 29, 30 संवैधानिक संशोधन जो अनुच्छेद है उसमें इसका विवरण है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद के 32 ये में है। परंतु इससे आगे बढ़ने से पहले हम बात करें पहले समानता का अधिकार क्या है। ठीक है, सबसे पहला नंबर 1 हम समानता की बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे आपको नोट कर दिया है कि 14 से 18
जो अनुच्छेद है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो सबसे पहले जो 14 अनुच्छेद की बात करें तो ये बोलता है कानून की समक्ष समानता। कहने का मतलब ये है कि कानून की दृष्टि से भारत के सभी नागरिक समान है। कोई भी व्यक्ति को विशेष दर्जा कानून के तहत प्राप्त नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। संवैधानिक अधिकारों की बात अगर करें, हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो कानून के समक्ष सभी की समानता है। किसी प्रकार का आपके अधिकारों का हनन होता है या आपको ठगा जाता है, लूटा जाता है, तो आप क्या बोलते हैं? हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? कानून जो है, जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो सभी को समान समझती है। वहां पे ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, या आप गरीब है वहां पे आपको नकारा जाएगा। परंतु वास्तविक स्थितियों से रूबरू में तो आप सभी पता है, परंतु कहने का मतलब है कानून जो है, कानून की दृष्टि से भारत का प्रत्येक नागरिक जो है बराबर है, समान है। ठीक है, ओके, समान है, इक्वल है। नंबर 15 पे हम बात करें अब आगे, जो अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? वो बोलता है किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, वंश, रंग या जन्म आदि के आधार पे कोई भेद नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे जन्म हो, जो यहाँ पे बताया गया मैंने, इसके अलावा भी कुछ ऐसे आदि जो मुद्दे हैं उन पे जो है किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होगा। अनुच्छेद 15 ये कहता है। ठीक है, अब देखिए 16 की बात करें। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब है कि गवर्नमेंट के जितने भी जो रोजगार संबंधी काम है, मतलब नौकरी इत्यादि के बारे में बात करें तो इसका मतलब है कि सभी व्यक्ति को गवर्नमेंट सेवा में देने का, यानी कि लेने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम आगे करते हैं बात नंबर 17 पे। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जिसे कहते हैं, उसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। किसी व्यक्ति को जो है जाति, लिंग, जन्म इत्यादि के आधार पे ऊंच नीच नहीं माना जाएगा, छुआछूत किसी से भी नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद नंबर जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियां दी जाती थी पहले, तो वो उपाधियां वगैरह जो है उनका अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। ओके जी हाँ, अब करते हैं बात हम स्वतंत्रता के अधिकार की। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने विकास के लिए कोई भी सही काम करने के लिए स्वतंत्र है और उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा उस काम करने से, ताकि वो अपना विकास कर सके और उसका जो विकास है देश के विकास में सहायक हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव स्वतंत्रता की, मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता की, और इसका जो अनुच्छेद में वर्णन मैंने पहले भी बताया, यहाँ भी मैंने नोट करके रखा, 19 से 22 तक है। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। इसमें अनुच्छेद 19 में 18 तक तो हमने कर दिया ना, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को राइट टू एक्सप्रेस, मतलब अपने आप को अभिव्यक्ति, जो उसके विचार है उनको अभिव्यक्त करने का क्या है, अधिकार है। और जो अनुच्छेद 19 कहता है ये 6 प्रकार के जो स्वतंत्रता है उनका वर्णन यहाँ पे बताता है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। नंबर 1 यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 19 में किया गया है, अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ये। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब है हर व्यक्ति को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो नंबर 2 पे अब देखिए शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता है। किसी भी काम के लिए अगर व्यक्तियों को शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होते हैं तो वो भी उनका अधिकार है। चलिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं इस कड़ी को, जैसे बोलने की स्वतंत्रता की बात यहाँ पे करते हैं, इस कड़ी को जोड़ेंगे सरकार के साथ। मान लो कोई सरकार है, वर्तमान सरकार या कोई भी सरकार है जो सही नहीं कर रही है और किसी को उसके जो कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो बोलने का प्रयास करेगा। उसको आजादी है बोलने की, वो सरकार की आलोचना कर सकता है। ठीक है, तो उसको अधिकार है उसका। तो अब क्या करेगा, कई बार क्या होता है, बोलने की स्वतंत्रता, जब वो बोल रहा होता है तो सरकार नहीं सुनती है, फिर उसे लगता है
कि शांतिपूर्ण रूप से कहीं एकत्रित हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु बिना हथियारों के होना चाहिए। ऐसा नहीं है शांतिपूर्ण तरीके से तो इकट्ठे हुए और आपने बहुत से हथियार डाले हुए साथ भर के, ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। शांतिपूर्ण तरीके का मतलब ये है कि बिना हथियारों से आप शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं, ठीक है। आप नंबर 3 में हम बात करते हैं सभा समूह बनाने का अधिकार। देखिए भारतीय संविधान व्यक्तियों को सभा बनाने का और समूह बनाने का भी अधिकार है। यही हम इस कड़ी को ही जोड़ लें, मान लो सरकार नहीं सुनती है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग इकट्ठे भी हो गए, अब उन्हें लगता है कि सरकार को बात बनाने के लिए हमें क्या है, सभा की जरूरत है, समूह बनाने की जरूरत है, तो वो सभा भी बनाते हैं, ठीक है। नंबर 4 की मैं बात करें भारत में आना जाना। देखिए दोस्तों, भारत देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, उसको किसी प्रकार के कार्ड या वीजा की जरूरत नहीं है कि जैसे विदेशों में होती है, अगर कहीं जाना हो तो वो कहीं भी भारत के किसी भी कोने में घूम सकता है, आ जा सकता है। यह अधिकार भी क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 19 में उसको मिलता है। और उसके बाद हम बात करें भारत में निवास करने का, और निवास करने का मतलब है अगर व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में कहीं भी रहना चाहे या अपना घर बनाना चाहे तो वो बना सकता है। बेशक अगर वो जमीन कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में लेता है तो उस स्थिति में वो अपना घर बना सकता है, वहां पे रह सकता है, निवास कर सकता है। और जरूरी नहीं है केवल उसी के लिए निवास करना, निवास जॉब के लिए भी बाहर जा सकते हैं। परंतु कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है कि भारत के जितने भी जो लोग हैं वो भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। नंबर लास्ट की बात करते हैं, भारत में आजीविका कमाने का अधिकार। देखिए अनुच्छेद जो 19 है वो भारत के लोगों को भारत के किसी भी हिस्से में रोजगार यानी कि आजीविका कमाने का अधिकार प्रदान करता है। आजीविका का मतलब है जिंदा रहने के लिए 2 टाइम की रोटी कमाने का अधिकार, दिहाड़ी कमाने का अधिकार। परंतु यहाँ पे रोजगार से इसका मतलब ये नहीं है सरकारी रोजगार से नहीं है, ठीक है। आजीविका का मतलब है अपने जीवन जीने के लिए जो पैसों की जरूरत रहती है, कमाई की जरूरत रहती है, उसे कमाने का अधिकार भारत के किसी भी हिस्से में है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं हम अनुच्छेद 20 की बात, अपराध के दोष सिद्ध होने पे। देखिए दोस्तों, अपराध जैसे कोई अपराधी कोई अपराध करता है, उसे का दोष सिद्ध होता है, उस स्थिति में क्या होता है, उसके कुछ अधिकार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अधिकार सारे खत्म कर दिए जाते हैं अपराधी के, उसको डाल दो जेल में डाल दो, ऐसा नहीं होता। उसके अधिकार होते हैं। देखिए उसके अधिकार क्या क्या होते हैं। नंबर 1 पे हम बात करें अपराध के समय के अनुसार सजा। मान लो कोई किसी अपराधी का अपराध दोष जो सिद्ध होता है, उसे सजा उस अनुसार मिलेगी जब उसने अपराध किया है। मान लो किसी ने 2015 में अपराध किया है या 18 में कोई और कानून बन गया और सजा उसे 20 में हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है उसको उस वक्त अपराध कब किया उसने, 2015 में किया, और कानून के अनुसार उसे सजा जो है 2015 का जो कानून था उसके अनुसार मिलेगी, ठीक है। क्लियर है, ना कि 18 के अनुसार। क्यों? क्योंकि उसने अपराध कब किया था, 2015 में किया था। हालांकि अपराध सजा उसे चाहे 2020 में हुई हो, परंतु कानून कहता है, वो क्या कहता है कि वर्तमान जब उस अपराध करता है उसी के अनुसार सजा उसे मिलेगी। ओके, ठीक है, क्लियर है। नंबर 2 पे बात करते हैं, खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति का अधिकार है, भारत के किसी भी नागरिक का, चाहे वो अपराधी हो, उसे ये नहीं कि फोर्स किया जा सकता है कि तू खुद बोलेगा कि तूने ये अपराध किया है। मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने का के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, ये उसके अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एक अपराध के लिए एक सजा। देखिए ये नंबर इसका 20 का नंबर 3 क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक सजा। कहने का मतलब है अगर कोई चोरी करता है तो उसे केवल चोरी की ही सजा दी जाएगी, जो भी वो अपराध करता है उसी के अनुसार उसे सजा मिलेगी, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो ये है अनुच्छेद 20 क्लियर। अब थोड़ी बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, और यहाँ पे थोड़ा जरूरी भी है इस बारे में बहुत ज्यादा बात करना। अनुच्छेद 21 जो व्यवस्था करता है वो क्या करता है, प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। शॉर्ट में कहे तो जीवन का अधिकार यानी कि जीने का जो अधिकार है वो हमें अनुच्छेद जो 21 प्रदान करता है, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि निजता भी जो है जीवन के अधिकार में आती है। आप जो प्राइवेसी की बात करें, निजी लाइफ, जिंदगी जीने का जो अधिकार है वो भी क्या है, जीवन के अधिकार में आता है।
इस प्रकार के इसमें कई बार संशोधन होते रहे हैं। इसमें एक धारा की अगर हम बात करें वो जोड़ी गई है यहाँ पे 21A, ये बहुत ही जरूरी है। और इसके अगर हम बात करें तो ये 2002 में संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसे संविधान का 86वां मतलब 86 जो संवैधानिक संशोधन है उसके तहत इसे जोड़ा गया था, जिसके तहत जो 21A जो है ना ये जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है पूरे भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार को 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी हाल में यानी कि हर हाल में शिक्षित करना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, विद्यालय तक लाना ही पड़ेगा। ये सरकार इसके लिए बाध्य है। क्योंकि सरकार क्यों बाध्य है? क्योंकि यह उसका अब अधिकार बना दिया है ना, उसका अधिकार है। अधिकारों का हनन करना अपराध होता है। सरकार का काम होता है लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना, ठीक है। जब ये अधिकार हो गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बच्चों को मिल गया, तो इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। और अनुच्छेद 22 में बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताता है। नंबर 1, अगर हम बात करें, किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध को बताए बिना बंदी नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या कोई क्राइम करता है तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है, तो हिरासत में ले जाती है। तो उसे पहले बताना होता कि आपको इस अपराध के लिए यानी कि इस क्राइम के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, बंदी बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बंदी बनाने के बाद जो बंदी व्यक्ति जो होता है उसको किसी भी वकील करने का पूर्ण अधिकार है और अपना पक्ष रखना यानी कि अपना बचाव करने का पूर्ण अधिकार होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बंदी बनाए गए व्यक्तियों का यह अधिकार रहता है कि बंदी जो व्यक्ति बनाया गया है उसे जो है प्रशासन के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा 24 घंटे के अंदर यानी कि पुलिस के द्वारा ही 24 घंटे के अंदर जो है नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है। 24 घंटे से ज्यादा कोई भी किसी भी व्यक्ति को पुलिस जो अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है। ये उसके अधिकारों की बात करते हैं हम। ये अनुच्छेद 22 जो बंदी बनाए गए व्यक्तियों के अधिकारों की बात करता है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों को जो है ये अनुच्छेद 22 का लाभ नहीं मिलता है। वो किनको नहीं मिलता है? वो 2 प्रकार से नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो देश के दुश्मन हो, मतलब किसी देश के साथ अगर युद्ध चला हो तो उस देश के अपराधियों को या दुश्मनों को पकड़ लिया जाता है, तो उस स्थिति में उनको जो है ये अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत नहीं मिलते हैं। नंबर 2 पे जो निवारक नजरबंदी कानून है उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया हो तो उसको भी जो है अनुच्छेद 22 के अधिकार का फायदा नहीं होता है। निवारक नजरबंदी कानून क्या है इसके बारे में हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे, ये काफी लंबा टॉपिक है। फिलहाल हम बात करें यहाँ पे स्वतंत्रताओं की, ठीक है। जो अधिकार दिए गए मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं उसी की पहले चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 की। अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार व्यक्तियों को देते हैं। अनुच्छेद जो 23 कहता है वो ये कहता है कि मानवीय देह का व्यापार करना जो है कानून अपराध है, या किसी को बिना वेतन दिए हुए उसकी क्षमता से ज्यादा कार्य करना वो भी जो कानून अपराध है, कानून दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद जो 24-24 क्या कहता है, बाल श्रम की मनाही है। जो छोटा बच्चा है यानी कि 14 साल से छोटे बच्चे को कहीं भी जो है किसी प्रकार के काम पे नहीं रखा जा सकता है भारतीय कानून के अनुसार। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस काम कराने वाले जहां पे जो जिसे रखता है उस पे जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आइए करते हैं अनुच्छेद 25 से 28 की बात, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है वो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। तो सबसे पहले हम 25 अनुच्छेद की बात करते हैं। देखो, किसी भी धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है और उस धर्म का प्रचार भी कर सकता है जो उसे अच्छा लगे, और इसमें किसी भी प्रकार का दबाव उस व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता है। भारतीय संविधान अगर नागरिकों को अधिकार दे रहा है, मौलिक अधिकार दे रहा है कि वो किसी भी धर्म को माने और प्रचार करे, वो कर सकता है, ठीक है। आप तभी तो बोलते हैं भारत क्या है, भारत में कई प्रकार के धर्म है और जिस भी व्यक्ति का जो भी धर्म है वो उसे अपना सकता है और उसके लिए काम भी कर सकता है, ठीक है। ओके,
अनुच्छेद 26 क्या कहते हैं, उसके बाद धार्मिक कार्य को प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य का प्रबंध करने से मतलब ऐसा है, कोई भी लोकहित के लिए कोई भी कार्य अगर इन धार्मिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, उसका प्रबंध किया जाता है, तो उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र है। सभी लोगों को अपने धर्म के का प्रचार के लिए या परोपकारी कार्य के लिए धार्मिक संस्थान खोलने का अधिकार है, और उसमें जो लेन देन होता है, जो धन वगैरह है, उसका प्रबंधन करने का पूर्ण अधिकार है, और कानून उन्हें शक्ति प्रदान करता है, और कानून के अनुसार जो है उन्हें इस संपत्ति को रखने का भी अधिकार है, जो कि उन धार्मिक संस्थानों से उन्हें प्राप्त होती है। ठीक है, ओके। अब देखिए अनुच्छेद 27 क्या कहता है, कर न देने की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य के लिए कर नहीं देना चाहता, यानी कि पैसा नहीं देना चाहता, तो वो उसकी स्वतंत्रता है। मान लो किसी धर्म के लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, पैसे दीजिए। अगर व्यक्ति धार्मिक कार्य के प्रबंधन के लिए पैसा नहीं देना चाहता है या टैक्स नहीं देना चाहता है, टैक्स का मतलब कर, पैसा नहीं देना चाहता है, तो कुल मिला के बात यही है, तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता है कि हाँ ये काम करना होगा। और अनुच्छेद 28 देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या कर रहा है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की मनाही। जो हम जितने भी सरकार द्वारा चालित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, शिक्षण संस्थान है, वहां पे जो है किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और यहाँ पे ये अनुच्छेद 28A कहता है, और उसका अनुच्छेद 28B ये कहता है कि सरकार के द्वारा वित्त पोषित, मतलब सरकार से सहायता प्राप्त जितने भी शिक्षण संस्थान है, वहां भी जो है इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी प्रकार की पूजा अर्चना करने पर, किसी प्रकार का धर्म को अपनाने पर, या किसी धर्म का प्रचार करने के लिए किसी भी विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 25 से 28 कहते हैं। ओके, तो बात करते हैं अनुच्छेद 29 और 30 की, जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में बताता है। बात करते हैं 29(1) की, भाषा, लिपि और संस्कृति का पूर्ण अधिकार है। भारत के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को अपनी भाषा को, अपनी लिपि का और अपनी संस्कृति को बचाने व प्रचार करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ओके। नंबर 2 की बात कर रहे हैं, 29 का जो दूसरा भाग कहता है, क्या कहते हैं, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की स्वतंत्रता। जो शिक्षण संस्थान है वहां पे सभी व्यक्तियों को, यानी कि सभी बच्चों को बिना किसी धर्म, भाषा, नस्ल आदि के भेदभाव के बिना जो है उसे एडमिशन लेने का पूर्ण अधिकार है, पूरा अधिकार है। ओके। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, इसका पहला भाग कहता है जो अल्पसंख्यक है उनको जो है शिक्षण संस्थान स्थापित करने का पूरा अधिकार है। भाषा के आधार पे है, धर्म के आधार पे अगर कोई कम लोग हैं तो उन्हें जो है अपने शिक्षण संस्थान का स्थापित करने का अधिकार है। और इसका अनुच्छेद 30 का भाग 2 कहता है सहायता देने में भेदभाव नहीं। सरकार के द्वारा शिक्षण संस्थानों के लिए जो भी सहायता दी जाती है, वहां पे माइनॉरिटीज के द्वारा खोले गए जो शिक्षण संस्थान है, जो अल्पसंख्यकों के द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थान है, वहां भी किसी प्रकार का क्या बोलते हैं, पैसे देने में या वित्तीय सहायता देने में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की सीधी, जो बात करता है संवैधानिक उपचार के। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब ये है, देखिए दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से ये जो पहले जो 5 अधिकार मैंने बताए, अगर ये किसी कारण जो है आपको नहीं मिलते हैं या कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, आपको ये लगता है, तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि जो हमारे न्यायालय हैं वो हमारे अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। जी हाँ, इन अधिकारों का हनन आपको लगता है तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो है न्यायालय में जा सकते हैं और वहां पे अपनी अर्जी लगा के अपने अधिकारों के हनन की बात उनको बता सकते हैं और उनको सुरक्षा करने के लिए कोर्ट से विनती कर सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है, अगर न्यायालय को लगता है कि वास्तव में आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपका जो अधिकार है उसे छीना जा रहा है,
तो उस स्थिति में जो है संविधान जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो आपके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोर्ट जो है 4-5 प्रकार से आपके जो क्या बोलते हैं अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। वो काफी लंबा विषय होगा, उसमें मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किन किन अध्यादेशों के द्वारा, किन किन कानूनों के द्वारा जो है कोर्ट जो है आपके अधिकारों को सुरक्षित करता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।